हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तुम्हारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के 2 लेक्चर आ चुके हैं। पीछे वाले लेक्चर में, अपने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि एक तो जैसे जो आपके रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसकी क्या क्या कमियां थी, थॉमसन का मॉडल किन की चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाया था, एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है उसके बारे में हमने 2 लेक्चर में चर्चा कर ली थी पीछे वालों में। और एक चीज़ हमने बहुत शानदार पढ़ी थी, वो था बाइनरी सिस्टम। हमने देखा था कि जब भी कोई पार्टिकल, 2 पार्टिकल जब किसी मतलब कोई एक टाइप का सिस्टम बनाते हैं जब पास में आके, तो हमेशा वो अपने सेंटर ऑफ मास के दोनों चारों तरफ चक्कर काटते हैं। उनमें से अगर एक पार्टिकल बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है तो सेंटर ऑफ मास भारी वाले पार्टिकल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो जब वो उस तरफ शिफ्ट होगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो हल्का वाला पार्टिकल होगा वो भारी वाली पार्टिकल के चक्कर काटने लगेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो होगा वो भारी वाले पार्टिकल के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बोर मॉडल, है ना। मेनली यही टॉपिक होगा इसका, बोर मॉडल। देखो बोर का जो एटॉमिक मॉडल था, बोर एटॉमिक मॉडल, इसने अपना एटॉमिक जो मॉडल है वो 3 पोस्टुलेट्स के अंदर, मतलब अभिग्राहिता, इसको हम अभिग्राहिता भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं परिकल्पना, अभिग्राहिता या परिकल्पना, इंग्लिश में पोस्टुलेट्स कहते हैं। इसने अपनी 3 पोस्टुलेट्स दी थी और इसी तीनों के आधार पे अपना इसने एटॉमिक मॉडल समझाया था कि कुछ एटॉमिक मॉडल इस टाइप का होना चाहिए, ऐसा इसने बताया। तो ऐसे इसकी 3 अभिग्राहिता आई थी। तो पहले एक बार इन 3 अभिग्राहिताओं में अच्छे से चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अच्छे से फिर इसको फील करेंगे टॉपिक को। बहुत सारी कैलकुलेशन है आज के टॉपिक में, तो ध्यान से देखना। फर्स्ट पोस्टुलेट्स, जो बोर की जो पहली जो अभिग्राहिता है वो क्या थी, देखो। तो बोर की प्रथम अभिग्राहिता में बोर ने कहा था, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसी को उसने क्या किया था, उसके जो जो रिजल्ट थे उन्हीं को यूज करके इसने अपने 3 अभिग्राहिता प्रस्तुत करी थी। और उन तीनों अभिग्राहिताओं के अंदर क्या था, उसके अंदर पहली अभिग्राहिता ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों तरफ चक्कर काटता है वर्ताकार कक्षा में, और वर्ताकार कक्षा में चक्कर काटने के लिए उसे चाहिए अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्यों चाहिए, प्रीवियस लेक्चर में ढंग से बताया था। सर्कुलर पाथ पर गति करता हुआ पार्टिकल के हर पॉइंट पर, सर्कुलर पाथ के हर पॉइंट पर उसके वेग की डायरेक्शन को बदलना जरूरी है, और इसके लिए चाहिए होता है अभिकेंद्रीय बल। तो याद करो, 11वें से बता रहा हूँ मैं बार बार कि अभिकेंद्रीय बल वास्तविकता में कोई बल नहीं होता है, अलग अलग बल अभिकेंद्रीय बल की भूमिका में आ जाते हैं ना। जैसे कई बार घर्षण बल कहता है कि मैं अभिकेंद्रीय बल हूँ, कई बार कूलाम बल अभिकेंद्रीय बल बन जाता है, कई बार गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल बन जाता है। तो इसकी जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स थी वो क्या थी कि जैसे ये आपका नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और ये त्रिज्या इसकी आर है। तो इसने कहा नाभिक के चारों तरफ जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इसको अभिकेंद्रीय बल चाहिए, और अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या होता है, mv²r/r, और बराबर दोनों आवेशों के बीच में कूलाम बल कितना लगेगा, k q1 q2 बटा r²। इलेक्ट्रॉन भी एक आवेश है, नाभिक पर आवेश होता है Ze, कितना होता है Ze, और इलेक्ट्रॉन पर होता है E। अब यहाँ देखना ध्यान से, mv² बराबर बटा r बराबर k, इलेक्ट्रॉन का आवेश तो E, नाभिक का Ze और बटा हो जाना r²। तो mv² बटे r बराबर हो जाएगा kZe² बटे r। ये बोर की प्रथम अभिग्राहिता है, प्रथम परिकल्पना है उसकी, ये आपको याद रखना है, और ये इक्वेशन याद रखनी है खास तौर से। और इक्वेशन कहाँ से आती है, हालांकि ये वाली चीज तो रदरफोर्ड ने बता दी थी, ये वाली जो इसकी फर्स्ट जो परिकल्पना है ना वो तो उसी ने बता दी रदरफोर्ड ने, लेकिन इसकी दूसरी और तीसरी जो अभिग्राहिता है ना वो बहुत काम की चीज है। तो इसके अंदर आपको पहली इक्वेशन ये याद रखनी है कि वर्ताकार कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तो उसको अभिकेंद्रीय बल चाहिए, और अभिकेंद्रीय बल कहाँ से मिलेगा, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाले कूलाम बल से। क्या पहली अभिग्राहिता यहाँ तक क्लियरिटी आई। जेड क्या है, जेड है परमाणु क्रमांक, या हो जाता है आपके किसी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। जैसे सोडियम होगा तो जेड का मान 11, सोना होगा तो 79, हाइड्रोजन होगा तो 1, हीलियम होगा तो 2। तो जेड हो जाएगा, एम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की रफ्तार, और आर हो जाएगी जो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पे चक्कर काट रहा है उसकी त्रिज्या। तो यहाँ तक क्या अच्छे से क्लियरिटी आई। अब देखो इसके बाद आगे आप इनको चाहो तो रफ कॉपी में लिख सकते हो, ताकि बार बार लिखोगे तो अच्छे से याद हो जाएगी। इसके बाद इसकी दूसरी अभिग्राहिता, दूसरी अभिग्राहिता जो है ना वो इसकी बहुत काम की है, सेकंड पोस्टुलेट्स इसका। तो जो सेकंड पोस्टुलेट्स है इसके अंदर इसने क्या बताया कि स्थायी कक्षाओं को इसने परिभाषित किया, स्टेबल ऑर्बिट्स।
स्टेबल ऑर्बिट जो होती है स्थायी कक्षाएं, उनको इसने यहाँ पे डिफाइन करा था सेकेंड पोस्टुलेट से, स्थायी कक्षाएं। अभी स्थायी कक्षाएं क्या होती है कि इसने यहाँ पे ना ये मतलब ये नया कॉन्सेप्ट लेकर आया था। इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ हर कहीं भी चक्कर नहीं काटता है, वो कुछ खास कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनको स्थायी कक्षाएं कहते हैं। और उन खास कक्षाओं को कैसे डिफाइन करेंगे हम, मतलब वो खास कक्षा कौन सी होगी, तो वो होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होगा, वो उसकी स्थायी कक्षा कहलाएगी। जैसे ये आपका नाभिक है और इस नाभिक के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, तो इसके बीच में इतनी जगह पड़ी है। देखो ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में इतनी जगह, यहाँ देखो बहुत सारी कक्षाएं बना सकते हो आप, बहुत सारी कक्षाएं बना सकते हो, लेकिन ये एक भी कक्षा नहीं जिसमें इलेक्ट्रॉन कभी घूमेगा, यहाँ कभी जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इनमें किसी में भी कोणीय संवेग उसका h/2π का पूर्ण गुणज नहीं होगा, तो वो उसकी कक्षा नहीं होगी, स्थायी कक्षा नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन कभी वहां नहीं रहेगा। ये उसने बोर ने बताया था अपनी सेकेंड पोस्टुलेट्स में। मतलब उसने क्या कहा था, बाकी और साथ के साथ हम इसकी बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग होता है MVR से बताते हैं हम, या आप चाहो तो L से भी बता सकते हो, L बराबर MVR होता है कोणीय संवेग का सूत्र। वो h/2π का पूर्ण गुणज होगा कोणीय संवेग, तो MVR बराबर NH/2π। ये इसकी सेकेंड पोस्टुलेट्स हो गई। H होता है प्लांक नियतांक, जिसका मान होता है 6.626 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये प्लांक नियतांक का मान है। ये किसका मान है, प्लांक नियतांक का। और m हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की रफ्तार वेग, r हो जाएगी वर्ताकार पथ की त्रिज्या, h प्लांक नियतांक, पाई तो कांस्टेंट है, और n हो जाएगा उसकी स्थायी कक्षा की संख्या। n का मान 1 है मतलब पहली कक्षा, n का मान 2 है मतलब दूसरी कक्षा। और ये फॉर्मूला भी हमारी बहुत काम आएगा, आगे चर्चा करेंगे इसकी क्या थी। तो ये थी बोर की क्या, सेकेंड अभिक्रियता। तो बोर की सेकेंड अभिक्रियता में बोर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन हर कहीं भी चक्कर नहीं लगाता है, इलेक्ट्रॉन केवल स्थायी कक्षा में चक्कर लगाता है। स्थायी कक्षा वो होती है जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, वो उसकी स्थायी कक्षा कहलाती है। वो उसकी क्या कहलाती है, स्थायी कक्षा। अब एक चीज ध्यान से देखना इसके अंदर, और यहाँ जो h/2π है ना, यहाँ से कुछ आपको और इसके अंदर पल्ले पड़ रहा है। जैसे कई बार ऐसा कहा जाता है क्वांटम प्रतिबंध, बोर की जो द्वितीय अभिक्रियता है उसको बोर का क्वांटम प्रतिबंध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वांटम प्रतिबंध। क्वांटम प्रतिबंध का क्या मतलब होता है, ये जो शब्द है ये क्वांटा से मिलकर बना है। ये किससे मिलकर बना है, क्वांटा से, इसलिए इसको क्वांटम प्रतिबंध कहा गया। अब यहाँ क्वांटा का क्या मामला आ गया, याद करो आवेश में हमने पढ़ा था, आवेश जो होता है वो एक क्वांटमिक राशि है। क्वांटमिक राशि का मतलब आवेश का जो सबसे छोटा मान है वो क्या होता है बताओ। आवेश का सबसे छोटा मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और हमने लिखा था फिर बाद में Q बराबर ±Ne। n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कि किसी भी वस्तु को अगर हम आवेश देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। मतलब किसी भी वस्तु के आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या का इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूरा भाग जाना चाहिए। ये होता है आवेश का क्वांटमीकरण। Q बराबर Ne, सबसे छोटी वैल्यू ये होती है। इसके बाद कौन सी वैल्यू आती, 1.6 × 10⁻⁻19 के बाद 3.2 × 10⁻⁻19, उसके बाद में कौन सी आएगी, 1.6 × 10⁻⁻19 पहली, दूसरी 3.2 × 10⁻⁻19, 16 को 3 से गुणा कर ले, 4.8 × 10⁻⁻19, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम को 4 से गुणा कर ले तो हो जाएगा 6.4 × 10⁻⁻19 कूलाम। क्या इस टाइप से किसी भी वस्तु का आवेश होता है, मतलब आवेश जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का हमेशा पूर्ण गुणज होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन के आवेश को उसका क्वांटा मान लिया। ये सबसे छोटा मान है, और बाकी जो भी आवेश होगा वो इसका मल्टीपल होगा, मतलब इसका 2 गुणा, 3 गुणा, 6 गुणा, 10 गुणा, 50 गुणा। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो आपको अच्छे से कहानी समझ आ जाएगी कि इसको क्वांटम प्रतिबंध क्यों कहा जाता है। क्योंकि जो कोणीय संवेग होता है ना L, MVR बराबर, बोर की द्वितीय अभिक्रियता ये होती है, 11वीं में भी केमिस्ट्री में पढ़ी थी आपने। इस MVR को लिख लो आप L, और L बराबर हो जाना है NH/2π। तो ये जो H/2π है ये क्या होगी, कोणीय संवेग की मिनिमम वैल्यू होगी। तो ये जो H/2π है ये हो जाएगा आपके कोणीय संवेग का क्वांटा। कोणीय संवेग का क्वांटा का मतलब ये सबसे छोटी वैल्यू है कोणीय संवेग की। H की वैल्यू बता 6.626 × 10⁻⁻34, और ये हो जाना है 2 × 3.14। अब तुझे कभी भी ये पूछ ले कि बता कोणीय संवेग की सबसे छोटी वैल्यू कितनी होती, तो तू कहेगा H/2π। और बाकी जो भी कोणीय संवेग होगा वो हमेशा H/2π का पूर्ण गुणज होगा। तो देख सेम वैसा ही फॉर्मूला बना है ना, वो भी ये जब कंपेयर करके बताऊंगा।
L बराबर NH अपॉन 2 पाई। क्या ये पल्ले पड़ा ढंग से? इसको क्वांटम प्रतिबंध क्यों कहते हैं? क्योंकि कोणीय संवेग का क्वांटा है। अब देखना आगे। अब एक इसी टाइप का एक क्वांटा और होता है एनर्जी का। एनर्जी का क्वांटा कैसे? फोटोन की एनर्जी बता कितनी होती है? E बराबर h न्यू। अब जैसे कोई लाइट बीम आ रही है और उसकी आवृत्ति है, मान ले कुछ आवृत्ति उसकी न्यू, मतलब इसमें इस प्रकाश के अंदर जितने भी इसके फोटोन होंगे, हम जानते हैं प्रकाश का मॉडर्न सिद्धांत क्या कहता है, आज के टाइम का प्रकाश को हम क्या मानते हैं कि प्रकाश फोटोनों से मिलकर बना है, ऊर्जा के पैकेटों से। हालांकि प्रकाश में ड्यूअल नेचर होती है, लेकिन फिर भी हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रकाश जो है, अगर प्रकाश को पार्टिकल माने तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें फोटोन कहा जाता है। और एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है बता? E बराबर h न्यू। अब सोच, इसके अंदर 1,00,000 फोटोन है तो प्रकाश की टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पर सेकंड आने वाली एनर्जी 10,000 गुणा h न्यू हो जाएगी। एक फोटोन की एनर्जी इंटू फोटोनों की संख्या। तो देख टोटल एनर्जी क्या हुई प्रकाश की? तो E टोटल बराबर NH न्यू। देख ये फॉर्मूला समझ आया क्या तेरे? ये जो h न्यू है ये हो जाता है क्वांटा, इसका ऊर्जा का क्वांटा। h न्यू क्या हो जाता है? ऊर्जा का क्वांटा, मतलब ये ऊर्जा की सबसे छोटी वैल्यू है। अब देख इनको कंपेयर कर। सबसे पहले क्वांटा पढ़ा हमने Q बराबर प्लस माइनस NE। दूसरा जो क्वांटा हमने पढ़ा E बराबर, वो था NH न्यू। और तीसरा क्वांटा हुआ L बराबर NH अपॉन 2 पाई। देख ध्यान से पहले पढ़ाई। 3 क्वांटा पढ़ लिए फिजिक्स में अब तक हमने। कितने क्वांटा पढ़ लिए? 3। एक तो कोणीय संवेग का, एंगुलर मोमेंटम का, एक हो गया आपकी ऊर्जा का, और एक हो गया आवेश का। क्या तीनों के बारे में डिटेल से जानकारी मिल गई? तीनों को ऐसे पढ़ोगे तो अच्छे से याद रहेगा और अच्छे से दिमाग में क्लैरिटी आएगी। क्या जो मैंने बताया अच्छे से दिमाग में बैठ गया ना? तो इनको याद कर लेना, कहीं पे चाहो तो लिख लेना, बहुत काम की चीज है, बेसिक में डाल देना इसको। आ जाओ आगे इसके बाद। तो ये हो गए आपके क्वांटा। तो बोर की जो द्वितीय अभिक्रिया वो क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा जिसमें उसका कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज हो, इसीलिए इसको क्वांटम प्रतिबंध भी कहा जाता है। इसके बाद में आ जाओ इसकी तीसरी पोस्टुलेट्स में। तो इसकी जो थर्ड पोस्टुलेट्स है वो क्या कहती है? देखो याद करो, जो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसमें सबसे जो मतलब मेजर ड्रॉबैक था, उसका मेजर कमी क्या थी? उसकी मेजर कमी क्या थी? उसकी मेजर कमी यह थी कि रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है नाभिक के चारों तरफ। तो बाकी वैज्ञानिकों ने कहा कि भैया अगर ऐसा हुआ तो वह त्वरित आवेश है, तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में अपनी एनर्जी छोड़ेगा, और जब एनर्जी छोड़ेगा तो एनर्जी कम होती जाएगी, वर्ताकार पथ की त्रिज्या घटती जाएगी, और अंत में जाके नाभिक में जा गिरेगा, परमाणु का अस्तित्व नहीं रहेगा, स्थायित्व खत्म हो जाएगा उसका। ये उसका एक मेजर कमी थी। अब इसको बोर को दूर करना था, तो बोर ने क्या कहा कि स्थायी कक्षा को डिफाइन कर दिया, कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहना है। उसके बाद इसने कहा कि जैसे इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इस कक्षा के अंदर, तो स्थायी कक्षा में चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का न तो उत्सर्जन करता है और न ही अवशोषण करता है। ऐसा उसने कहा, ऊर्जा का वो न तो उत्सर्जन करता है और न ही अवशोषण। क्यों करता है ये बोर नहीं बता पाया भैया। ये बोर की सबसे बड़ी कमी बनी बाद में जाके। बोर ने इतना तो बता दिया और उसकी बात सही साबित हुई एकदम। पहली बात तो बोर की जो द्वितीय अभिक्रिया है, सेकंड पोस्टुलेट्स, उसको बोर कहां से लेकर आया, उसको कैलकुलेट कैसे किया, इसके बारे में भी बोर ने कुछ भी बताया नहीं। ये कमी होगी। दूसरी कमी ये बनी कि स्थायी कक्षा में चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है, इसके बारे में भी बोर जवाब दे पाया नहीं। लेकिन बोर ने कहा कि भैया ये 3 अभिक्रिया है, आने वाले समय में इसको अपने हिसाब से आप हो सके तो प्रूव कर लेना, नहीं हो तो गलत साबित कर देना, आपकी मर्जी। मैं अपने मन से बता रहा हूँ, हो सकता है बोर ने ऐसा कहा नहीं हो, हमें नहीं पता, लेकिन समझने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं। बोर ने क्या कहा कि 3 अभिक्रिया है, मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों तरफ इस प्रकार की अवस्था में होना चाहिए। ये 3 अभिक्रियाओं के आधार पर हम परमाणु को समझ सकते हैं कि एटम किस टाइप से काम करता है, कैसा होता है एटम। तो इस टाइप कक्षा में चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन न तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, न ही उत्सर्जन करता है, वो केवल चक्कर लगाता रहता है, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं छोड़ता है, भले इसकी गति त्वरित हो। बाद में लास्ट में जाके इसने दे ब्रोगली ने इस चीज को समझाया था ऐसा क्यों हुआ, वो आगे देखेंगे। अपरगामी तरंग बन जाती है यहाँ पे क्या बन जाती है? अपरगामी तरंग, स्टेशनरी वेव बन जाती। वो क्या बनती है, क्यों होती है, किस टाइप की होती है, सारी चर्चा आगे करेंगे। यहाँ कुछ भी इसके बारे में बात करेंगे। क्या यहाँ तक जो बताया अच्छे से पल्ले पड़ा? आ जाओ आगे। तो जो बोर था इसने अपनी 3 अभिक्रिया प्रस्तुत कर दी। तो वैज्ञानिकों ने कहा भैया जब एनर्जी का उत्सर्जन नहीं करेगा तो कब करेगा? क्योंकि जब किसी चीज को जब हम मतलब गर्म करते हैं तो क्या वो प्रकाश छोड़ने लगती है एक खास टेम्परेचर के बाद में गर्म होकर?
लोहे की कोई रॉड है, उसको गर्म करें, याद करो पहले लाल हो जाती है और बाद में धीरे धीरे वाइट कलर में बदल जाती है। मतलब वो प्रकाश तो छोड़ रही, मतलब फोटोन छोड़ रही, वो एनर्जी छोड़ रही, और प्रकाश विद्युत चुंबक की तरंग, मतलब विद्युत चुंबक की तरंग छोड़ रही। तो बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन स्थायी कक्षा में चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का न तो उत्सर्जन करता है और न ही अवशोषण करता है। वह केवल तभी ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करेगा जब वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करेगा, ट्रांजिशन। जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगा तभी उसको आवश्यकता पड़ेगी। अब जैसे देख, अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ है इस कक्षा के अंदर और इलेक्ट्रॉन को जाना है इस कक्षा में। तो अगर इस कक्षा में जाना है तो इस कक्षा में जाने के लिए या एनर्जी ज़्यादा होगी या एनर्जी कम होगी। मान ले जैसे सुविधा के लिए मैं तुझे बता रहा हूँ, हालांकि हम डेटा आगे ले लेंगे, चल ओरिजिनल डेटा ही ले लेते हैं। मान ले यह एनर्जी है -13.6, कहाँ से ले रहा हूँ डेटा आगे समझाऊंगा। यह एनर्जी है -3.4, तो कितनी एनर्जी का गैप हुआ देख ध्यान से, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप हो गया। 3.4 ज़्यादा होगी इससे 13.6 से, -13.6 छोटा होगा और -3.4 बड़ा होगा। तो इस कक्षा में तो एनर्जी ज़्यादा है और इस कक्षा में एनर्जी कम है। तो क्या उसको यहाँ जाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी? तो ये एनर्जी का अवशोषण कर लेगा, ही अवशोषण कर लेगा ये एनर्जी का। तो बताओ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कब करता है या फोटोन का अवशोषण कब करता है? वो तभी फोटोन का अवशोषण करता है जब उसको निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाना हो, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में। छोड़ेगा कब भैया, ये भी बता दो। इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में है और उसको किसी छोटी कक्षा की स्थायी कक्षा के अंदर जाना है, तो जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ एनर्जी कम होती है, यहाँ एनर्जी ज़्यादा होती है। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में छोड़ देगा। अब ये विद्युत चुंबकीय तरंगे कह दो चाहे फोटोन कह दो, ऐसा समझ लो इलेक्ट्रॉन हमेशा फोटोन के रूप में एनर्जी लेता है और फोटोन के रूप में एनर्जी छोड़ता है। अब मान ले इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी En1 है और इस कक्षा में एनर्जी En2 है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा देख, क्या En2 ज्यादा है तो En2 माइनस En1 और बराबर क्या होगा hν। hν क्यों लिखा है बराबर में? इन दोनों की ऊर्जाओं के अंतर को मैंने hν क्यों लिखा? hν इसलिए लिखा क्योंकि इलेक्ट्रॉन फोटोन के रूप में एनर्जी लेगा और फोटोन के रूप में एनर्जी उत्सर्जित करेगा। तो इनकी जो एनर्जी का अंतर होगा, इसकी दो कक्षाओं के एनर्जी का अंतर, वो फोटोन की ऊर्जा के बराबर होगा। E बराबर En2 माइनस En1 बराबर hν। ये इसकी तीसरी जो अभिग्राहिता है पोस्टुलेट्स, उसकी इक्वेशन हो गई। ये भी आपको याद रखनी है। तो हमने 3 पढ़ ली। पहली इक्वेशन तो क्या थी, mv² बटे r बराबर kZe² बटे r²। तीसरी ये होगी, दूसरी होगी mvr बराबर ns/2π। ये बोर की 3 अभिग्राहिता हो गई जिनके बारे में हमने अच्छे से चर्चा कर ली। अब आगे की जो कैलकुलेशन है ना, उसके लिए ये 2 इक्वेशन आपके बहुत काम आएगी। ये भी आएगी लेकिन ये थोड़ी बाद में आएगी, ये पहले काम आएगी। अब सोच, इसमें वेरिएबल कितने बता देखकर, एक तो r है एक v है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स होता है ना, k का मान फिक्स होता है। एक बार जो तो परमाणु की चर्चा कर रहा है उसके लिए z भी फिक्स हो गया, e का मान फिक्स है, h का मान फिक्स है, 2π का मान फिक्स है, और n का मान मान ले कोई कक्षा है तो इसको भी तो फिक्स कर दे। तो वेरिएबल बचे 2, v और r। अब सो तुझे v का मान निकालना है या r का मान निकालना है, कैसे निकालेगा? तो बिल्कुल लॉजिकली सोचो, कुछ भी रट्टा नहीं मारना है। बोर की पहले दूसरी अभिग्राहिता की इक्वेशन याद कर लो और उसके बाद जो तुझे निकालना है वो निकाल ले। देख 2 इक्वेशन तेरे पास है, क्या 2 वेरिएबल है तो सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। तो v का मान उठा के इसमें से इसमें रख दे, r आ जाएगा, या r का मान उठा के इसमें रख दे, v आ जाएगा। तो देख v और r निकालने का तरीका मिल गया। इसके बाद में हम आवर्तकाल, आवर्ती, कोणीय आवर्ती सब निकालेंगे और लास्ट में भी निकालेंगे एनर्जी। उसके बाद हम चर्चा करेंगे जो बोर का जो मॉडल है, उस बोर के मॉडल के आधार पर हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या किस प्रकार से की जा सकती है। यह एक वाइड टॉपिक होगा जिसकी बहुत ढंग से हम चर्चा करेंगे। 11वीं क्लास में केमिस्ट्री में सुना होगा आपने, बामर श्रेणी, लाइमन श्रेणी, पास्टन श्रेणी, इस टाइप की श्रेणियों के नाम सुने क्या? या हाइड्रोजन एटम का ऊर्जा स्तर आरेख, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वगैरह, इस सारी चर्चा करेंगे ढंग से एकदम। बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो तीनों पोस्टुलेट्स है इनको ढंग से देखो, वीडियो को ढंग से वॉच करो। कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा पीछे निकाल के दोबारा रिवर्स करो, और जो मैंने जो तरीका बताया ये याद रखो। तीनों इक्वेशनों को याद कर लो, इनमें से 2 अच्छे से याद कर लो, जो वेरिएबल है वो निकाल ले, बाकी निकालना सिखाऊंगा, बिल्कुल डरना नहीं। अब देखो इसके आगे देखो, तो बोर की तीनों अभिग्राहिता याद रखना। एक यहाँ पे ना r को बाद में काट लेंगे, यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में मैंने r लिख दिया था, यहाँ एक बार चेक कर लेना, r² होगा यहाँ है ना, r को काटा नहीं हमने। तो यहाँ mv² बटे r बराबर kZe² बटा r²। इसके बाद देखो आगे आ जाओ। तो बोर की ये तीनों अभिग्राहिताओं से में कई प्रकार की कैलकुलेशन करनी है। तो इसमें पहली हेडिंग लिख लेना, बोर मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा की
स्थायी कक्षा की त्रिज्या, इसको ऐसे लिख लेना, बोर की अभिग्राह्यता के आधार पर या बोर मॉडल के आधार पर, या सीधा लिख लेना इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा की त्रिज्या। हमें इलेक्ट्रॉन की स्थायी कक्षा की त्रिज्या निकालनी। अब वो देखो त्रिज्या कैसे आएगी, ध्यान से देखना। पहली इक्वेशन क्या थी उसकी याद करो, mv² बराबर, एक छोटा सा डायग्राम भी बना लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे वर्ताकार पथ पर घूम रहा है, इसकी त्रिज्या है r, इलेक्ट्रॉन की जो रफ्तार है वो हो गई v। तो पहली इक्वेशन तो क्या हो जाएगी, mv² बराबर kZe² r ने r को मार दिया तो एक r हटा दे, तो इधर ही r रहना दे केवल। दूसरी क्या थी, कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, तो NH/2π हो जाएगा, NH/2π। दो इक्वेशन है, इन्हीं दो इक्वेशन से हमें निकालनी। अब हमें सोच पहले r निकालना है, तो r निकालने के लिए क्या कर, v को तू रिप्लेस कर दे। तो यहाँ देख, यहाँ तो v है, यहाँ तो v² है, यहाँ v है, तो यहाँ से देख v का मान निकाल। इस टाइप का ब्रैकेट वगैरह बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, ध्यान से देखना। कॉपी में आप चाहो तो यहाँ से सीधा भी लिख सकते हो, लेकिन उसी में से देख लेना नोट्स में, वो मैं डाल दूंगा जब कम्युनिटी पोस्ट पे ना, पिछली बार मिल गए थे नोट्स, तो वहाँ से देख देख के उतार लेना और उसके बाद यहाँ से समझ लेना, पहले समझना फिर वो उतारना है। तो mvr है, तो यहाँ से देख v निकाल, तो v की वैल्यू क्या आएगी बता, NH/2π और mr। देख पल्ले पड़ा क्या, m और r को मैंने इधर भेज दिया, तो NH/2π mr दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, तो v² बराबर n² h² π² m² r²। क्या ये पल्ले पड़ा अच्छे से, v² की वैल्यू उठा के यहाँ रख दे, देख फर्स्ट इक्वेशन में रख दे। तो m तो है जैसे ही, v² की जगह देख, v² की जगह हो जाएगा n² h² बाई 4 π² m² r², और बराबर क्या हो जाना है, kZe² r। क्या यहाँ तक जो बताया अच्छे से पल्ले पढ़ाई, ये यहाँ देख ध्यान से, ये जो लिखा है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना है, देख m से m तो कट गया, हमें r चाहिए, एक r से एक r कट गया, तो r को तो एक तरफ रख ले और बाकी सबको एक तरफ कर ले। तो यहाँ r बच गया देख एक, तो इस r को इधर भेज, तो r बराबर देख क्या आ गया, यहाँ तो क्या बचा n², यहाँ लिख लेते हैं चल, r बराबर n² h² बटा, r को इधर भेज दे और इन सबको यहीं रहने दो, तो n² h² बच गया, नीचे 4 π², एक m कटाते तो एक m बच गया, तो 4 π² और m e लिख रहा हूँ यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं, ये जानते हैं फिक्स है। और k और z को और e² को तू इधर भेज दे, तो देख क्या हो जाना है, kZe²। अब देख r बराबर n² z को तू अलग कर ले, तो यहाँ हो जाना है h² बटा 4 π² me, और ये हो जाना है k, और ये e अलग है, ध्यान दे, इससे को काट देना मत, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ke², और ये हो गया n² बटा z। देखिए r की इक्वेशन आई, ये r की इक्वेशन आ गई, n² बटा z को उधर लिख दे। क्या यहाँ तक जो बताया पल्ले पड़ा अच्छे से, इसको तो कहीं पे उतार ले, चाहे तो रफ कॉपी में लिख ले, ताकि एक बार तेरी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। तो ये किसकी वैल्यू आई, ये वैल्यू आई r की। तो r की वैल्यू हमारे क्या निकल के आई, अब थोड़ी इसकी अलग से चर्चा करते हैं। r बराबर आया h² बटा 4 π² me। अब देख k को तू क्या लिख, k को लिख दे 1/4πε0, और ये हो जाएगा e² को ऊपर है जैसे रहना दे, और ये हो गया आपके n² बटा z। 4 ने 4 को मार दिया, पाई ने पाई को मार दिया, तो r बराबर क्या आया, ε0 h², ε0 बटा के बटा में तो ऊपर h² ऊपर, और नीचे क्या बचा पाई, एक बच गया me और एक बच गया e², और ये आया n² बटा z। देखिए त्रिज्या का फॉर्मूला आ गया, इस टाइप कक्षा की त्रिज्या का फॉर्मूला आ गया। देख r बराबर, अब देख ये n और z को छोड़ के सबकी तुझे वैल्यू पता है, सबकी वैल्यू पुट कर दे। देख r बराबर ε0 की वैल्यू बता, 8.854 × 10⁻12 बटा, और h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34, और इसका स्क्वायर है, बटा नीचे है पाई, पाई का मान 3.14, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 इंटू ई का मान 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर, और ये हो गया z बटा n, यहाँ गुणा में, इसको जैसा रहना दे। अब देख यहाँ से क्या पल्ले पड़ा, ये जो पूरा है ये सारी कांस्टेंट टर्म है, इसको जब तू कैलकुलेट करेगा, ये तेरा काम है कैलकुलेट करना, चाहे तो कैलकुलेटर की मदद ले लेना, 10 की घातों को अलग सोल्व कर लेना
और ये संख्याओं का अलग सॉल्व कर लेना। तो इसकी वैल्यू आएगी 0.529 इंटू 10 की घात -10, कुछ इस फॉर्मेट में आएगी, लगभग आ जाए तो भी कोई बात नहीं। और ये हो गया जेड बटा एन स्क्वायर बटा जेड, एन स्क्वायर बटा जेड। क्या यहाँ तक जो बताया पल्ले पड़ा, 10 की घात -10 को तू क्या लिख दे, अंगस्ट्रम। तो देखा आर की वैल्यू क्या आई, 0.529 एन स्क्वायर बटा जेड अंगस्ट्रम। याद कर, परमाणु की त्रिज्या 10 की घात -10 मीटर कोटि की होती है। 10 की घात -10 मीटर कोटि का मतलब संख्या आएगी कुछ गुणा में और उसके साथ में गुणा में आएगा 10 की घात -10 हमेशा। ये होती है देख त्रिज्या का फॉर्मूला, ये तुझे याद करना है। अब ये हर एटम के लिए काम करेगा, ये आगे बताऊंगा मैं। बोर का जो मॉडल है वो केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए काम करता है। जैसे हाइड्रोजन है, या तो ऐसे समझ केवल उन्हीं एटम के लिए काम करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक ही एटम होता है, 1 नंबर पे आता है। हीलियम प्लस पर भी ये काम करता है। हीलियम प्लस मतलब हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन, हीलियम 2 नंबर पे आता है, 2 प्रोटॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, क्या एक बचेगा पीछे। और लिथियम प्लस मतलब लिथियम 3 नंबर पे आता है, तो 3 ही प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 निकाल दे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 2 निकल के 2 इलेक्ट्रॉन कमी होगी तो 2 प्लस लिख दी। तो बोर मॉडल केवल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए काम, हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब हीलियम प्लस और लिथियम प्लस पर केवल इन्हीं के लिए काम करता है, बाकी के लिए काम करेगा नहीं। और यही हमारे कोर्स में पूरा एटम तो है नहीं हमारे, आगे और भी कई सारे मॉडल आते हैं इसके। ये जैसे ये मतलब समरफील्ड का जैसे मॉडल हो जाता है, और भी कई प्रकार की कुछ केमिस्ट्री में पढ़ी थी आपने, वो पढ़े थे डबलाकार आकृतियाँ, दुई डबलाकार, वो सारी एटम से संबंधित होती। तो वो चर्चा आप आगे कक्षाओं में करोगे। क्या यहाँ तक जो बताया अच्छे से पल्ले पड़ा, ये त्रिज्या आ गई। अब देख हमें निकालनी रफ्तार। रफ्तार से पहले थोड़ी इसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैं बात करूँ हाइड्रोजन एटम के लिए, देख इसको वैल्यू को याद रख लेना। तो एक ये एन स्क्वायर बटा जेड अच्छे से याद रखना है। देख ध्यान से, हाइड्रोजन एटम के लिए बता एन का, जेड का मान बता दे। क्या जेड का मान, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, प्रोटोनों की संख्या 1, तो जेड का मान 1, तो आर बराबर हो जाना है 0.529 एन स्क्वायर अंगस्ट्रम। क्या यहाँ तक जो बताया पल्ले पड़ा। अब सोच, अगर तुझे पहली कक्षा की त्रिज्या निकालनी है तो एन का मान तो रखेगा 1, तो R1 बराबर कितना हो जाएगा 0.529 इंटू 10 की घात -10। एन का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है, और मात्रक हो जाना मीटर। थोड़ा सीधा लिख ले, देख आर बराबर 0.529 इंटू 10⁻10 मीटर। ये हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम जो स्थायी कक्षा होती है उसमें उसकी त्रिज्या है ये R1। क्या यहाँ तक जो बताया अच्छे से पल्ले पड़ा। इसको बोर त्रिज्या भी कहा जाता है, एक नाम और होता है इसका, वो क्या होता है, बोर त्रिज्या। क्या तो आराम से कर लेगा, हालांकि बहुत रफ्तार में करने वाली चीज़ है, बहुत स्लो चल दें ताकि आपको सबको अच्छे से समझ में आए इसलिए। क्या ये अच्छे से पल्ले पड़ा। बोर त्रिज्या किसको कहते हैं, या तो है ना इसको ऐसे याद रख ले, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा जो भी है ना उससे संबंधित जो भी, उसका नामकरण सभी का बोर के नाम पे हुआ है। याद कर, बोर मैग्नेट्रॉन पढ़ा था। बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है, बोर मैग्नेट्रॉन वाला एक बार टॉपिक देख लेना, चौथे चैप्टर में कराया था मैंने। बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव गुण होता है उसी को बोर मैग्नेट्रॉन कहा जाता है। उसकी वैल्यू भी आप एक बार चेक कर लेना, यहाँ बताऊंगा किस टाइप से वो यहाँ पर कनेक्टेड है। चुंबकीय क्षेत्र वगैरह ज्ञात करेंगे सभी के अंदर इसमें ना, ये एटम के सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, इफेक्टिव करंट क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें। क्या यहाँ तक जो बताया अच्छे से पल्ले पड़ा। तो ये थी त्रिज्या। अब सोच तुझे हीलियम के लिए निकालनी है, बता हीलियम के लिए क्या आएगी। तो हीलियम के लिए क्या जाना है, हीलियम के लिए जेड का मान हो जाएगा 2। मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से पल्ले आए, ये सारी चीज़ें ये मेरे पल्ले पड़े और आप इन चीज़ों को रिलेट कर पाओ। तो जेड का मान हो गया 2, जेड का मान 2 होते दे क्या पला पड़ा, आर बराबर 0.529 एन स्क्वायर बटा जेड था ना, जेड की जगह तो कर दे 2, मात्रक हो जाएगा अंगस्ट्रम। अब तुझे पहली कक्षा निकालनी हो, दूसरी की, तीसरी की, किसी की भी निकालनी हो। अब जैसे कई बार नीट वगैरह में सवाल आ जाता है, बोर्ड में भी आ सकता है इसी टाइप का सवाल। वो सवाल ये है, मैं तुझे कहूँ कि हाइड्रोजन की तीसरी कक्षा और हीलियम की दूसरी कक्षा की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। ध्यान से सुनना सवाल को, इस सवाल को कहीं पे लिख लेना, बाद में उतार लेना नोट्स के अंदर। हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा और हीलियम की दूसरी कक्षा की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो।
कैसे ज्ञात करोगे बता दो मुझे रफ्तार में, किस टाइप से ज्ञात करोगे? क्या आर का जो फॉर्मूला है वो आर बराबर होता है 0.529 एन स्क्वायर बटा जेड अंगस्ट्रम। तो बता हाइड्रोजन के लिए तो क्या होना है, हाइड्रोजन के लिए तो होना है आर एच बराबर 0.529 एन का मान, हाइड्रोजन की तीसरी कक्षा दी थी तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और जेड का मान कितना हो गया देख 1 और अंगस्ट्रम। हीलियम के लिए बता हीलियम के लिए हो गया 0.529 इंटू हीलियम की दूसरी कक्षा दी थी तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और जेड का मान देख 2 होता है हीलियम के लिए और अंगस्ट्रम, दोनों का देख अनुपात ले ले। इससे ये कट गया, अंगस्ट्रम से अंगस्ट्रम कट गया और ये 2 बार कट गया देख, तो कितना आया देख 9/2, 9/2 आ गया अनुपात। इस टाइप का नीट में आया हुआ भी सवाल है, एक बार चेक कर लेना आप कहीं पर। तो ये हाइड्रोजन और हीलियम की, हाइड्रोजन की तो कौन सी कक्षा, तीसरी कक्षा, और हीलियम की दूसरी कक्षा। हो सकता है डेटा चेंज मिले आपको, लेकिन इस टाइप का त्रिज्याओं के अनुपात का सवाल बनाया जा सकता है। अब देख त्रिज्या तो आ गई, अब हमें निकालना है वेग। अब हमें क्या निकालना है, वेग निकालना है भैया। तो देख वेग कैसे निकाले, क्या इसकी 3 इक्वेशनों में से 2 इक्वेशन हमारे काम में आ रही थी। mv² बराबर mv² बटे आर बराबर kz² बटा आर स्क्वायर, एक आर को मार दिया था, यहाँ आर हो गया था। दूसरी इक्वेशन थी mvr बराबर ns/2π। अब देख तुझे v निकालना है तो तू r को रिप्लेस कर दे, r का मान निकाल, यहाँ से क्या आएगा देख, r बराबर आएगा ns/2π mv, ns/2π m और v को इधर भेज दे और ये उठा के देख r की वैल्यू यहाँ पुट कर दे। तो देख क्या आया, mv² बराबर ये आया kze² बटा r की जगह देख nh और ये आया बटा 2π mv। तो ये आया mv² बराबर kze² बटा nh इंटू 2π mv, 2π mv बटा के बटा में ऊपर चला गया, m से m कट गया, v से एक घात कट गई। तो यहाँ क्या बचा देख, तो v बराबर बचा ke² बटा h, क्या यहाँ पे 2π बच गया और 2π को यहाँ रख दे, 2π ke², 2π ke² और h देख z बटा n को ल कर ले, मात्रा को जाना मीटर पर सेकेंड। अब देख सबकी वैल्यू तुझे पता है, यहाँ बता मुझे 2π की वैल्यू कितनी, v बराबर 2 इंटू 3.14 इंटू k का मान 1/4π एप्सिलॉन नॉट रख दे। एक काम कर, एक शॉर्ट फॉर्मूला और बना ले इसका यहाँ से पहले, जो किताबों में तुझे जनरली मिलेगा। 2π k का मान 1/4π एप्सिलॉन नॉट, e² को तू एज से रहने दे और बटा हो जाएगा देख कितना, ये बटा हो जाएगा h, क्या यहाँ तक जो बताया पल्ले पड़ा, इंटू हो जाएगा z बटा n। देख पाई से पाई कट गया, 2 से 2 टाइम्स कट गया, तो v बराबर कितना आया, e²/2 एप्सिलॉन नॉट h और इंटू z बटा n मीटर पर सेकेंड। देखिए v की वैल्यू आ गई। कैलकुलेशन तो चेक कर लेना, थोड़ी बहुत कहीं पे अगर गड़बड़ी भी हो जाए तो घबराना नहीं, ये तरीका यही है। समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है सब कुछ, कोई बहुत मुश्किल चीज़ थोड़ी। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, v और r एक निकालना हमें, v और r के सहायता से बाकी भी निकालेंगे, सभी बताऊंगा, अभी घबराना नहीं। तो क्या v की वैल्यू मिल गई, v का फॉर्मूला क्या आया, सॉरी ये आया, अरे मैं धीरे धीरे थोड़ा बहुत पागल हो रहा हूँ मैं भी, आप लोगों को पढ़ा के। तो v बराबर e²/2 एप्सिलॉन नॉट h z बटा n मीटर पर सेकेंड, ये रफ्तार की वैल्यू आ गई। अब इन सब की तो वैल्यू भी रख दे। ई का मान तुझे पता है, देख कितना होता है ई का मान, ई का मान कितना होता है v बराबर 1.6×10⁻⁻19 का स्क्वायर और बटा नीचे 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.854×10⁻12 इंटू h का मान 6.626×10⁻34 और ये हो जाएगा z बटा n। अब देखना ध्यान से, इसको तो सॉल्व करेगा ना तो इसकी वैल्यू आएगी 2.18×10⁶, 2.18×10⁶ और z बटा n मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट कर लेना तू घर पर, कैलकुलेशन में कोई एरर मिले तो खुद सुधारना है भैया, आपका काम है ये। मैं तरीका बता सकता हूँ केवल, 2.18×10⁶ z बटा n मीटर पर सेकेंड। क्या वेग आ गया, क्या मिल गया वेग, देख प्रकाश के वेग के निकट है ये रफ्तार, बहुत ज़्यादा की बहुत कम। प्रकाश के वेग के बहुत निकट तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी काफ़ी निकट है। प्रकाश की रफ्तार होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड और ये देख 2.18×10⁶, मतलब इलेक्ट्रॉन की रफ्तार बहुत तेज़ होती है।
बहुत भयंकर भागता है, पागलों की तरह भागता है, ऐसा समझ लो आप। तो v बराबर 2.18 गुणा 10 की घात 6 Z/n मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन की रफ्तार आ गई। अब क्या करें भैया, हाइड्रोजन एटम की प्रथम कक्षा में रफ्तार निकालनी, बता कैसे निकाले। तो क्या हाइड्रोजन एटम के लिए Z का मान हो जाना है 1, प्रथम कक्षा का पूछ रहा है तो n का मान भी हो जाना है 1। तो v1 की वैल्यू हो जाएगी 2.18 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड। अब कई बार है ना इसका प्रकाश के वेग के साथ में अनुपात भी ले लिया जाता है, तो उसका एक कुछ राशि का नाम भी बताया जाता है सूक्ष्म संरचनीय नियतांक, है ना, काम की नहीं, टाइम पास नहीं करनी, छोड़ दो। v1 बराबर 2.18 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकेंड। ये हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की रफ्तार आ गई। अब देखिए यहाँ भी एक अनुपात का सवाल बन सकता है। वो ऐसा कहते, बता हीलियम जो है, हीलियम की प्रथम कक्षा और हाइड्रोजन की तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वेगों का अनुपात बता। तो कैसे करेगा, क्या तुझे पता है v का सूत्र 2.18 गुणा 10 की घात 6 Z/n है। हाइड्रोजन के लिए लिख, हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाना है 2.18 गुणा 10 की घात 6। हाइड्रोजन के लिए Z का मान 1, हाइड्रोजन की दूसरी कक्षा ली तो n का मान हो गया 2, Z का मान हो गया 1। हीलियम के लिए कौन सी कक्षा ली, पहली कक्षा, तो 2.18 गुणा 10 की घात 6 इंटू हीलियम के लिए Z का मान 2 और कक्षा लिए पहली, दोनों का अनुपात ले ले। इससे ये कट गया, देख क्या आया 1/2 है तो 1/4 आ गया, 2 से गुणा होगा उल्टा हो जाएगा तो 1/4। तो हाइड्रोजन और हीलियम की कक्षाओं का अनुपात आया, हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा और हीलियम की दूसरी कक्षा का अनुपात पूछा है। सॉरी, हाइड्रोजन की दूसरी कक्षा है, हीलियम की पहली कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉनों के वेगों का अनुपात पूछा है। क्या तू आराम से कर सकता है। अब ये तो वेग आए, अब मैं तुझे कहूँ तू इसमें निकाल इसकी आवर्ती, इसका आवर्तकाल और ओमेगा भी निकाल। तो ओमेगा कैसे निकालेगा बता। क्या ये नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ देख इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसकी रफ्तार है v और त्रिज्या है r। तो मुझे बता जब टाइम का मान कैपिटल T होगा, ये कैपिटल T क्या चीज़ है, T बराबर ये कैपिटल T क्या चीज़ है, कैपिटल T, ये कैपिटल T क्या चीज़ है, यहाँ पर देखो ध्यान से, ये समझ में आया क्या। आवर्तकाल है, ये एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, तो कैपिटल T देख टाइम। तो बता इस दौरान इलेक्ट्रॉन दूरी कितनी चल जाएगा बता। क्या इलेक्ट्रॉन दूरी चल जाएगा परिधि के बराबर, मतलब 2πr, एक चक्कर पूरा करेगा दूरी चलेगा 2πr। तो बता रफ्तार का सूत्र क्या है, v का सूत्र है यार दूरी बटा वेग, दूरी बटा समय होता है, दूरी 2πr चली जब टाइम तो कैपिटल T लेगा। तो देख v और r तुझे पता है, तो क्या तू T का मान निकाल सकता है, T का मान निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। देख T की वैल्यू क्या आएगी, T बराबर अब ये है 2πr बटा T इंटू वी, T की जगह तो रख दे 2πr बटा वी, तो R का सूत्र उठा के रख दे, V का उठा के रख दे। देख तुझे आवर्तकाल मिल गया। T को आवर्तकाल कहते हैं, टाइम पीरियड। क्या तू बताया अच्छे से पल्ले पड़ा। तो चाहे तो इसको है ना कांस्टेंट की टर्म से के अंदर निकाल लेना। वो वीडियो रिवर्स करके पीछे जो फॉर्मूले आए थे ना, जहाँ पे कैलकुलेशन रखी थी मैंने, मतलब सबका ये मतलब मान रखा था, वहाँ तो जाने के बाद में क्या करना, वहाँ से R का सूत्र उठा लेना, V का उठा लेना, कैलकुलेशन सारी ये मतलब रखने से पहले उठाना वो चीज़, और यहाँ अनुपात ले लेना। क्या तुझे T मिल जाएगा। जब T मिल जाए तो आवर्ती क्या होती है बता। क्या आवर्ती होती है n बराबर 1/T। देख आवर्ती तुझे मिल जाएगी, उल्टा कर लेना इसको। अब तू कहे सर मुझे ओमेगा भी निकालना, ओमेगा कैसे निकालेगा बता। क्या ओमेगा बराबर होता है v/r। ओमेगा बराबर क्या होता है v/r, 2π को छोड़ देना बस। तो ओमेगा बराबर v/r, या तो एक चीज़ और कर सकता है v2π/T या 2πn। ओमेगा के कई सूत्र होते हैं, सारे लिखा रखे, यह होता है v/r। तू जैसे चाहे वैसे निकाल सकता है। ओमेगा का मात्रक हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। देख ओमेगा आ गया। क्या तू यहाँ से ओमेगा निकाल लेगा, ओमेगा आ जाएगा, आवर्तकाल निकाल लेना और आवर्ती निकाल लेना। ये आपका काम है, घर पे कैलकुलेशन कर लेना सारा। क्या यहाँ तक जो बताया अच्छे से पल्ले पड़ा। तो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में त्रिज्या कैसे निकाले, या सॉरी किसी भी कक्षा की त्रिज्या कैसे निकाले। बोर का मॉडल पहली बात तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए काम करता है, तो उसमें स्थायी कक्षा की त्रिज्या बता सकता है, उस स्थायी कक्षा में उसकी वेग बता सकता है, उसका आवर्तकाल बता सकता है, आवर्ती बता सकता है और ओमेगा बता सकता है। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि इसने वेग और त्रिज्या दोनों बता दी। हाइजेनबर्ग ने पकड़ लिया बोर को कि ये क्या कर दिया तूने, दोनों एक साथ तो क्या आते नहीं कर सकते। उसकी चर्चा आगे के लेक्चर में करेंगे, डरना नहीं बिल्कुल, है ना। हो सकता है कोई अभी वीडियो देख रहा है और वो कैसा कहेगी ये सारा कुछ तो सही है ही नहीं पूरी तरह,
तो पूरी तरह सही नहीं, आगे जाके इसमें और कभी और भी बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो इनको अभी के लिए तो याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट सवाल यहाँ से आ सकता है।